नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट के जिन दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उनमें से एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी समझदार इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो ज़रूर से ज़रूर उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेगा ही, और शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए अगर किसी भी स्टॉक में हमारे को इन्वेस्ट करना होता है तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें। कहीं ऐसा तो ना हो कि हम किसी बेकार स्टॉक में घुस जाएं और अपने पैसे को डुबो दें लॉन्ग टर्म के अंदर। तो इसी वजह से फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का पर्पज़ होता है किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू का पता करना कि क्या वो एसेट वर्थ करती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए या ना किया जाए। तो किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू का पता करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल अवेलेबल होते हैं या बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख करके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सेम उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो मार्केट के ट्रेंड को देख के किया जाता है या पास्ट के डेटा को देख करके हम फ्यूचर के प्रिडिक्ट करते हैं कि शेयर में क्या हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए भी अलग से बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना हर समझदार इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब जैसा कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम एक वर्ड का यूज़ हो रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी एसेट की एक्चुअल वर्थ क्या है वो जानने के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी निकालनी पड़ती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशंस होती हैं और एक कोई फाइनेंशियल मॉडल होता है जिसको फॉलो करके ही हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल पाते हैं। किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी करंट मार्केट वैल्यू से अलग होती है। करंट मार्केट वैल्यू तो किसी भी स्टॉक की कुछ भी हो सकती है, वो तो न्यूज़ के बेस पे बढ़ सकती है, किसी वजह से बढ़ सकती है, जबकि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है वो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से ही पता चलती है। तो जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू को करंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एसेट जो है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के अलग अलग मेथड से हम लोग किसी भी एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते हैं या पता करते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम लोग ऑप्शन में प्ले करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होती है। वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस के डिफरेंस को वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। जैसे ऑप्शन चेन के अंदर हम देखते हैं इन द मनी जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आउट ऑफ द मनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग स्टॉक की एक्चुअल वर्थ निकालते हैं कि उसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो किसी भी एसेट की हिडन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को निकालने के लिए किया जाता है ताकि इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो अगर किसी भी स्टॉक का मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस अगर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है तो उसमें इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर किसी भी एसेट्स की अंडरलाइंग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को एसेस किया जाता है जो कि उसकी वैल्यू को, उस एसेट की वैल्यू को अफेक्ट करती हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज किया जाता है। वो कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का ट्रेंड किया जा रहा है या दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है। तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसका ग्रोथ का पोटेंशियल और ओवरऑल हेल्थ को मेज़र किया जाता है उस एसेट का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि
उस कंपनी की इनकम की स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब को एनालाइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेज़र किया जाता है। तो जब हम इन सब स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमें कंपनी के रिवेन्यू का, अर्निंग का, प्रॉफिट मार्जिन का, डेब्ट लेवल का और दूसरे फैक्टर्स के बारे में हमें पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बाकी ये एनालिसिस करते टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट रेट टाइम पे चेंज होते रहते हैं, जीडीपी की ग्रोथ भी टाइम पे चेंज होती रहती है, इन्फ्लेशन ये भी टाइम पे चेंज होता रहता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को एसेस करते टाइम ये सब चीज़ें भी कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली इन सब से स्टॉक का प्राइस भी अफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में कवर की जाती हैं। हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, लेकिन कुछ टूल्स मार्केट में आते हैं या हर तरीके की आजकल मार्केट में टूल्स वगैरह आने लगे हैं, जिसकी वजह से हम आम इन्वेस्टर भी फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने स्टॉक के बारे में पता कर सकता है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दो तरीक़ों से किया जाता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो स्टॉक की क्वालिटी का या एसेट की क्वालिटी का मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर कि हम लोग ब्रांड वैल्यू क्या है, मैनेजमेंट के डिसीजन कैसे होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इसी तरीके के सिमिलर फैक्टर को एनालाइज किया जाता है क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो कि प्योरली नंबर बेस्ड होती है, उसके बेसिस पे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाता है और इट कंक्लूड्स द शेयर प्राइस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जैसे कंपनी है क्या, इसका ऑपरेशन क्या है, इसका बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है, फिर उस कंपनी के फाइनेंशियल रेशो देखे जाते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर, फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्लोजली स्टडी किया जाता है और कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स कौन कौन है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी स्टडी की जाती है, कंपनी का डेब्ट का लेवल कैसा है और इसके राइवल्स के साथ इन सब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को अल्टीमेटली एनालाइज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रही हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, जैसे इंडस्ट्री का एनालिसिस, कंपनी का एनालिसिस, जीडीपी, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आरबीआई की पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है। तो ये सब चीज़ें अगर कोई समझदार इन्वेस्टर कर ले तो उसको एक अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का पता चलता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के फेयर प्राइस को जानने के लिए किया जाता है, जो कि करंट प्राइस से ऊपर या नीचे हो सकता है। करंट प्राइस से मतलब करंट मार्केट प्राइस से है। तो किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को जानने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग उस स्टॉक के उस प्राइस को निकालने की कोशिश करते हैं जिस प्राइस पे स्टॉक होना चाहिए। तो स्टॉक का ये प्राइस जो हम निकालते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से, वो ओवर प्राइस भी हो सकता है और अंडर प्राइस भी हो सकता है। अगर स्टॉक का प्राइस जो हम निकालते हैं वो अंडर प्राइस होता है या अंडर रेटेड होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है। और फंडामेंटल एनालिसिस से किसी भी एसेट्स के फ्यूचर के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल को पता करने के लिए भी किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब फ़ायदे क्या क्या होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
अप्रोच का पता चलता है। इससे हमें यही पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हाई अर्निंग के लिए हमें कब और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, तो इससे हमारे को कंप्लीट इंसाइट का पता चलता है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस का। फंडामेंटल एनालिसिस में नुकसान क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें हमें मल्टीपल एरिया के अंदर एनालिसिस करना पड़ता है और ये प्रोसेस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसके लिए हमें बहुत अच्छी नॉलेज का होना ज़रूरी है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन लोगों द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, मतलब कौन कौन फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, उनमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या वैल्यू इन्वेस्टर का नाम आता है, जिनको ये पता करना होता है कि क्या स्टॉक वर्थ है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ना किया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस कॉरपोरेट मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स के द्वारा भी ज़रूर किया जाता है, ताकि उनको उस कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी का टाइम पे पता चलता रहे और अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में उनको पता चलता रहे कि जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में उनकी कंपनी बिलोंग करती है, वो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो इन दो टाइप के लोगों द्वारा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उन लोगों को सीधा आंख बंद करके ही किसी भी स्टॉक में नहीं घुस जाना चाहिए, या जो लोग डे ट्रेडर होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि उस स्टॉक के बारे में जिसमें वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस करें। तो टेक्निकल एनालिसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसी भी स्टॉक के प्राइस का, वॉल्यूम का, या उस प्राइस में जो भी मूवमेंट हो रही है उसके पास्ट ट्रेंड का और दूसरी स्टैटिस्टिक्स का इन सबको देखा जाता है, ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि हाउ द स्टॉक वुड परफॉर्म इन द फ्यूचर। तो टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक टू प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर मूवमेंट्स, कि इस स्टॉक का प्राइस के मामले में, वॉल्यूम के मामले में क्या पास्ट ट्रेंड रहा है, ताकि हम उसके फ्यूचर के मूवमेंट का आइडिया लगा सकें। तो इन सबको करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, जो कि डे ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पास्ट के डेटा को देख करके स्टॉक के फ्यूचर के एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है। किसी भी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके मार्केट सेंटिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या डिमांड ज़्यादा है, तो सेम स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाता है। सेम अगर मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है या डिमांड कम हो गई है, तो उस स्टॉक का प्राइस भी गिरने लगता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को पता करने की कोशिश की जाती है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दैट स्टॉक। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मार्केट के अप स्विंग या डाउन स्विंग ट्रेंड को पता करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मार्केट के अप स्विंग ट्रेंड और डाउन स्विंग ट्रेंड पे स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अप स्विंग जब ट्रेंड होता है मार्केट का, तो स्टॉक का प्राइस भी कई बार उसी हिसाब से बढ़ने लगता है, या कई बार मार्केट का डाउन स्विंग ट्रेंड होता है तो स्टॉक का प्राइस भी उसी हिसाब से गिरने लगता है। तो इस तरीके की स्विंग के बारे में पता करने के लिए भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस ये बिलीव करता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जिस तरह हिस्ट्री खुद को कई बार रिपीट कर देती है, उसी तरह किसी भी स्टॉक के अंदर प्राइस मूवमेंट होता है पास्ट के बेसिस पे। जैसा किसी स्टॉक ने पास्ट में मूवमेंट दी होती है, उसके फ्यूचर में वैसे मूवमेंट देने के चांसेस कई बार हो जाते हैं। तो इस तरीके की मूवमेंट को पता करने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कई तरीके के चार्ट्स को और इंडिकेटर्स को स्टडी करके उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस का पता लगाने की कोशिश की जाती है।
तो टेक्निकल एनालिसिस करने के कई फ़ायदे होते हैं। तो स्टॉक को एनालाइज करना और अच्छे स्टॉक को पिक करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस का मेन बेनिफिट होता है वो ये पता करने की कोशिश की जाती है कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगा किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या उस स्टॉक से बाहर आने के लिए। तो ऐसे परफेक्ट टाइमिंग को पता करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग का पता करने के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स का एनालिसिस किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। तो इन दोनों का एनालिसिस करके मार्केट का पोटेंशियल ट्रेंड के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है और मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर एंट्री लेने की कोशिश की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस करने का जो दूसरा फ़ायदा होता है वो मार्केट के ट्रेंड को पता करना होता है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है या बेयरिश ट्रेंड में है। तो टेक्निकल एनालिसिस करने से हमें आसानी से पता चल जाता है कि मार्केट की मूवमेंट किस दिशा में है, मतलब इस टाइम मार्केट बुलिश मूड में है या बेयरिश मूड के अंदर है। उसी हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। तो ये मार्केट के ट्रेंड भी हमें चार्ट से, ग्राफ से या टेक्निकल इंडिकेटर से आसानी से पता चल जाता है। तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस से हमें स्टॉक की कंप्लीट पिक्चर भी पता चल जाती है कि पर्टिकुलर डे पे या पर्टिकुलर वीक में या पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर ईयर में स्टॉक ने कैसे बिहेव किया। मतलब हमें इससे किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उसका डे हाई कितना रहा, उस डे का लो कितना रहा, ये सब चीज़ें हमारे को आसानी से टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाती है। तो हमें प्राइस की मूवमेंट का आसानी से पता चल जाता है। तो हम स्टॉक के कंप्लीट पिक्चर ले सकते हैं, डे वाइज भी या वीक वाइज भी या मंथली वाइज भी हम लोग किसी भी स्टॉक के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। अगला फ़ायदा ये होता है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉप लॉस के बारे में पता कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क एपिटाइट होता है कि उसको कब कितना लॉस खा करके बाहर निकलना है। तो उसको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के बारे में अगर अपनी कैलकुलेशन करनी हो तो ये सब भी वो टेक्निकल एनालिसिस से पता कर सकता है। इससे वो पता कर सकता है कि कब उसको अपने लॉस को कट करना है और अपने स्टॉक को सेल करके बाहर आ जाना है। और टेक्निकल एनालिसिस से हम यही पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कब रिवर्स करने जा रहा है, मतलब कब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर जाना शुरू हो गई है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर जाना शुरू हो गई है। ये सब चीज़ें भी हम टेक्निकल एनालिसिस से आराम से पता कर सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक का राइट लेवल या राइट टाइम पता करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए किन किन टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है चार्ट्स। तो किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चार्ट्स का यूज़ किया जाता है। और अगर हम इन चार्ट्स को ट्रेंड लाइन के साथ मिक्स करके स्टडी करते हैं तो किसी भी स्टॉक के प्राइस चेंज के बारे में और अच्छा आइडिया हम लोग लगा सकते हैं। तो चार्ट्स कई तरीके के होते हैं, जिनमें मेन जो यूज़ में आते हैं वो लाइन चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस जो बहुत ज़रूरी टूल होता है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है मूविंग एवरेजेस। इसके अंदर किसी भी स्टॉक के एवरेज प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है ओवर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। जैसे इसके अंदर अलग अलग डेज़ का मूविंग एवरेजेस को कंसीडर किया जाता है, जैसे 5 डेज़ मूविंग एवरेजेस, 10 डेज़ का, 20 डेज़ का, 50 डेज़ का, 100 डेज़ का। तो अलग अलग टाइम पीरियड के मूविंग एवरेजेस को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। जैसे 5 डे मूविंग एवरेज के अंदर हमें उस स्टॉक के एवरेज प्राइस को पास्ट के 5 ट्रेडिंग डेज़ के बारे में आइडिया लगता है कि पिछले 5 दिनों के अंदर वो स्टॉक के अंदर किस तरीके की एवरेज रही या कितनी एवरेज रही। तो इससे हमें पिछले 5 दिनों का मूविंग एवरेज के बारे में पता चलता है। तो मूविंग एवरेज देख करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर शार्प मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। या कई बार हम प्राइस मूवमेंट को निकालने के लिए
किसी एक टाइप के मूविंग एवरेज को दूसरे टाइप के मूविंग एवरेज से कंपेयर भी करते हैं ताकि हमें ट्रेंड का एग्जैक्ट आइडिया लग सके। मूविंग एवरेजेस भी 3 तरीके के होते हैं, जैसा एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या लीनियर वेटेड एवरेज। तीसरा, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मोमेंटम इंडिकेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसा हम कई बार देखते हैं कि अचानक से किसी स्टॉक के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो स्टॉक के अंदर उसी तरीके का मोमेंटम बन जाता है, या बैड न्यूज़ आने से स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम बनता है वो उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो मोमेंटम इंडिकेटर भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर हम चार्ट्स, मूविंग एवरेजेस और मोमेंटम इंडिकेटर से कंप्लीट पिक्चर का, स्टॉक के प्राइस से कंप्लीट पिक्चर का आइडिया लगा सकते हैं, और वॉल्यूम के बारे में भी हमें आइडिया लग जाता है कि वॉल्यूम में तेज़ी आई है या नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ की जाती हैं। अब हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर किसी भी स्टॉक के पास्ट में जो भी प्राइस मूवमेंट रहा उसके बेस पे हम लोग फ्यूचर मूवमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर प्राइस और वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल करता है। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर स्टॉक के फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश की जाती है, जैसे कि स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी क्या है मैनेजमेंट की, स्टॉक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है उस स्टॉक के। इसके अंदर स्टॉक के प्राइस को ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं दिया जाता। तो एक तो ये मेन डिफरेंस होगा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है फ्यूचर के ट्रेंड को जानने के लिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पास्ट डाटा के बेस पे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है फ्यूचर ट्रेंड को असरटेन करने के लिए। सेम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पास्ट परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाता है चार्ट और इंडिकेटर के द्वारा, या पास्ट डेटा के बेस पे चार्ट और इंडिकेटर को दोबारा से ड्रॉ किया जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पास्ट का परफॉर्मेंस या पास्ट डेटा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर करंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो भी किसी कंपनी का होता है उसको कंसीडर किया जाता है एनालिसिस करने के लिए। तो ये मेन मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।